आइए चर्चा करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब वर्ष 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। इस आम चुनाव में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी की सरकार ने अपनी सरकार बनाई। इस सरकार ने चुनाव पूर्व यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। इसी क्रम में 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसको मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों की एक टीम बनाई, जिसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, दूसरे क्रम में स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष थे, और तीसरे एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री थे। इन त्रिसदस्यीय समिति को, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव, को कैबिनेट मिशन कहा गया, जो भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना कराने एवं संविधान सभा का गठन करने हेतु एक योजना प्रस्तुत करने को कहा गया। यह त्रिस्तरीय टीम 24 मार्च 1946 को भारत के दिल्ली में आई और 16 मई 1946 को अपना योजना प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने पहली प्लान में बताया कि भारत का एक अंतरिम सरकार होगा जो शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी करेगी। इसके अंतर्गत भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत शामिल होगी। संघीय विषय को छोड़कर सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में होगी। और इसने आगे बताया कि भारत की एकता बनाए रखी जाए, इसके लिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का मांग ठुकरा दिया गया। दूसरी प्लान में क्या था कि संविधान सभा का गठन किया जाना। अब आते हैं भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना के बारे में। इसके लिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत लॉर्ड बेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को 1 अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार गठन करने हेतु निमंत्रण किया। जब यह बात मुस्लिम लीग के नेताओं को पता चला तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को इसका व्यापक विरोध किया और डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, जिसमें पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। लेकिन इसके बाद 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें अध्यक्ष बैवल को बनाया गया, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जिसमें 23 सदस्यीय टीम का एक मंत्रिमंडल बनाया गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन लॉर्ड बेवल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना का ही लक्ष्य था कि मुस्लिमों को सरकार में शामिल कर लिया जाए और पाकिस्तान का मांग ठुकरा दिया जाए। इसी के मूर्त देने के लिए इसको शामिल किया गया। लीग तो सरकार में शामिल हो गई, यानी मुस्लिम लीग सरकार में शामिल तो हो गई, लेकिन उसका उद्देश्य अंतरिम सरकार में शामिल होकर के पाकिस्तान के लिए लड़ना रह गया था। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह एक देश की ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। बैवल के प्रयास से भले ही अंतरिम सरकार में
मुस्लिम लीग शामिल हो गई, लेकिन उनके शामिल होने से सरकार में काफी गतिरोध उत्पन्न होने लगा। साथ ही जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पृथक बैठक हुआ, उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ और यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत में एकता बनाए रखना संभव नहीं है। इसी विकट परिस्थिति को देखते हुए 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्राइम मिनिस्टर एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सत्ता भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। इसी को रूपरेखा देने के लिए लॉर्ड बेबल की जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन को 24 मार्च 1947 को भारत भेजा गया, जहां वो माउंटबेटन विभिन्न दलों के नेताओं से विचार विमर्श के बाद वह लंदन गए और लंदन में ब्रिटिश सरकार के सामने भारत देश की स्थिति को रखा और इस पर व्यापक विचार वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में होने के बाद एक सहमति प्राप्त करके 31 मई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और 3 जून 1947 को अपनी नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना, क्योंकि 3 जून 1947 किए थे इसलिए 3 जून योजना या मन बाटन योजना या बाल्कन प्लान का संज्ञा दिया जाता है। जब इन्होंने अपने बयान जारी किया तो प्रारंभ में अब्दुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी द्वारा इसका व्यापक विरोध किया गया, लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ने इसका पूर्ण रूप से समर्थन कर दिए। अब आगे चर्चा करते हैं कि चूंकि इसमें प्रस्ताव थे कि भारत 2 राष्ट्र होंगे, पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर के जनमत संग्रह कराया जाएगा और देसी रियासत जो है अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल होंगे। चूंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसको मानने के तैयार हो गए, तो लॉर्ड माउंटबेटन पुनः इंग्लैंड में जाकर के इस प्रस्ताव को रखा और इसको मूर्त रूप देने के लिए क्लीमेंट एटली द्वारा पेश किया गया अधिनियम 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन गया। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है? उसमें यह प्रावधान थी, यह एक एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसमें प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य पाक और भारत की स्थापना होगी। पाक के गवर्नर होंगे मोहम्मद अली जिन्ना और प्राइम मिनिस्टर होंगे लियाकत अली, जबकि भारत के गवर्नर होंगे लॉर्ड माउंटबेटन और प्राइम मिनिस्टर होंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला इसके बिंदु में चर्चा था कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन होगा। नेक्स्ट था कि देसी रियासत या तो पाकिस्तान में शामिल होंगे या भारत में शामिल होंगे। ब्रिटिश क्राउन जो अगला बिंदु में था, ब्रिटिश क्राउन को देसी रियासत पर से प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया और भारत मंत्री का पद को समाप्त कर दिया गया। आगे स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान था कि दोनों राज्य स्वेच्छा से कॉमनवेल्थ से पृथक हो सकते हैं और दोनों राज्यों को सीमा निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में रेडक्लिफ आयोग की गठन किया गया। अब दूसरी बात
चर्चा करते हैं कि जो कैबिनेट मिशन में था कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव था, तो इसने अपने जो सुझाव दिया उसमें बताया कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 389 हुआ, 389 निश्चित किया गया। लेकिन संविधान सभा के गठन के पहले कुछ बिंदु को जान लेना जरूरी है। संविधान सभा के गठन का प्रावधान दूसरा बिंदु में था। सबसे पहले हम बता दें कि संविधान सभा का विचार का प्रतिपादक इंग्लैंड के सर हेनरी मेनन थे। भारत में संविधान सभा का प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक ने अपनी विधेयक स्वराज बिल में 1895 में किया था, किंतु औपचारिक रूप से संविधान के विचार के प्रतिपादक सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था। सबसे पहले स्वराज पार्टी ने वर्ष 1924 में संविधान सभा निर्माण की मांग अंग्रेजों से किया था। अब इसके मूर्त रूप की बात करें तो सर्वप्रथम 1942 में क्रिस प्रस्ताव में भी संविधान सभा का बात कही गई थी और वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रतिस्वरूप मूर्त रूप दिया गया। अब जब कैबिनेट मिशन जो थी उसने अपनी सिफारिश में 389 सदस्यों को संख्या निश्चित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के सदस्य होंगे 292, देसी रियासत के सदस्य होंगे 93 और चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र होंगे 4। तो ब्रिटिश प्रांत को 3 भागों में बांटा गया था। ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया था, भाग क, भाग ख और भाग ग। तो भाग क के अंतर्गत थे मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत जिसे यूपी कहा गया। भाग ख में थे बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और भाग ग में थे पश्चिमोत्तर सीमा, पंजाब, सिंध, असम और बंगाल थे। अब जो है चर्चा करेंगे कि जब इन सदस्यों का जब चुनाव हुआ तो चुनाव में कांग्रेस को 208 स्थान मिले, यानी 208 सीट मिले। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले और अन्य पार्टी को 15 सीट मिले। अब चर्चा करें कि संप्रदाय के आधार पर इसको देखा जाए तो सामान्य वर्ग को 213 सीट मिला था, मुस्लिमों का 79 सीट मिला था और सिखों को 4 सीट मिला था, जिसमें महिला सदस्य थी 15। जानकारी के लिए बता दें कि संविधान सभा में फ्रैंक एंथोनी जो थे एंग्लो इंडिया के प्रतिनिधि कर रहे थे, जबकि पीएच मोदी पारसी समुदाय के प्रतिनिधि कर रहे थे। वहीं भीमराव अंबेडकर की बात करें तो यह वर्ष 1946 में पहली बार पूर्वी बंगाल से चुनाव जीत करके शामिल हुए थे संविधान सभा में। लेकिन जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो गया तो मुंबई प्रेसिडेंसी क्षेत्र के पूना संसदीय सीट से एम.आर. जयकर की जगह उपचुनाव में निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल हुए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा का सदस्य में शामिल नहीं थे। अब इधर चर्चा करें तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को काउंसिल ऑफ चैम्बर के लाइब्रेरी दिल्ली में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। इस पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें सबसे वयोवृद्ध नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इनके मार्गदर्शन में एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष अस्थायी और फ्रैंक एंथोनी जिसको उपसभापति अस्थायी चुन लिया गया। बैठक संपन्न हुआ। इसके 2 दिन बाद पुनः 11 दिसंबर 1946 को पुनः बैठक हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उपाध्यक्ष जो है सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को चुना गया और इसमें बेनगेल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जो आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अब संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो गई और पूरा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर व्यापक विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को इस पर स्वीकृति मिल गई। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां गठित किया गया, जिसे 2 वर्गों में बांटा गया, एक प्रक्रिया समिति और एक विषयक समिति। प्रक्रिया समिति एक जो काम था वह संविधान निर्माण के प्रक्रियाओं को सोल्व करने के लिए किया गया था, जबकि विषयक संबंधित समितियां संविधान निर्माण करने वाली समितियां थी। अब चर्चा करें तो विषयक समिति में संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जबकि प्रांतीय संविधान और मूल अधिकार का अध्यक्ष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। झंडा समिति, रियासत समझौता समिति, संचालन समिति, नियम समिति, ये 5 समितियां का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जबकि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी को बनाया गया। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यकों का अधिकार के उप समिति अध्यक्ष जो थे एच सी मुखर्जी थे, जबकि सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे एस वारदाचारियार थे। संविधान सभा के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष जेबी मौलंकर थे, जबकि आवास समिति के अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया थे। अब आगे चर्चा करते हैं कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान के परामर्श समिति ने सर्वप्रथम 17 मार्च 1947 को केंद्रीय तथा विधान मंडल के सदस्यों को संविधान के प्रमुख विशेषताओं के संबंध में विचार जानने के लिए प्रश्नों की सूची के साथ साथ विभिन्न देशों के संविधान के अंशों को उनको प्रदान किया। बाद में प्रांतीय विधानमंडल एवं केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा इस पर विचार विमर्श एवं मंथन करने के बाद अपना रिपोर्ट संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को अक्टूबर 1947 में तक सौंप दिया और अक्टूबर में ही बी एन राव द्वारा इस जो ड्राफ्ट समिति जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, उनको सौंप दिया। इस प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप को संगठित कर सम्यक विचारोपरांत 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए रखा। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप में संशोधन हेतु बड़ी संख्या में टिप्पणियां, आलोचनाएं एवं सुझाव दिया, जिस पर विचार विमर्श के पश्चात पुनः
26 अक्टूबर 1948 को संविधान के प्रारूप समिति ने संविधान के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके प्रतिलिपियां संविधान सभा के सदस्यों को प्रदान किया गया। इसी प्रारूप पर 3 वाचन यानी विचार विमर्श हुआ। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक और अंतिम वाचन जो था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ तथा उसी दिन संविधान को अंगीकार कर लिया गया, जिसमें उपस्थित 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ, जिस 8 महिला सदस्य भी थी, जिसमें प्रमुख रूप से सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख थी। इस प्रकार संविधान निर्माण में 11 अधिवेशन हुए और इसके बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, जिसमें संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस हुआ। अब जानकारी के लिए बता दें कि इस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन सभी सदस्यों ने अंतिम रूप से इस संविधान पर हस्ताक्षर किए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया और संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया।